लगातार हरियाणा में जो नगर निकाय का चुनाव है उस पर बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। हरियाणा में 3 नगर पालिकाओं में 2 पर बीजेपी की जीत हो चुकी है और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। और इस वक्त हमारे साथ राजन यादव जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शनी जी जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण शर्मा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन यादव जी, मुख्यमंत्री की तरफ से बधाई दी गई सभी प्रत्याशियों को। इससे पहले जो कांग्रेस की तरफ से सवाल उठ रहे थे और उस पर बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता ने जो दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, वार पलटवार किया, किस तरह से देखेंगे आप? नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं तो निर्वाचन जो कमीशन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका किसी तरह से वो तार्किक डिस्पोजल कर दे कि आरोप तो लगाए जा सकते हैं। आरोप लगाने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र की आवाज़ भी स्वतंत्र है। तो कहीं कोई आप किसी की आवाज़ रोक नहीं सकते। आरोप लगाया गया तो उसका निपटारा जो है एक लॉजिकल निपटारा कर देना चाहिए, बजाय इसके कि वॉकआउट कोई करे और या कोई करे ऐसा मौका करे कि उनको रोक कर जो है उनसे बात करके और उनका डिस्पोजल उनको करना चाहिए था। तो क्या उसमें कमी रही, ये तो वो दोनों पक्ष जानते होंगे, क्योंकि हम लोग मौक़ों पे मौजूद नहीं है। हम लोग मीडिया के मार्फत ही देख रहे हैं कि उन्होंने आरोप लगाया है, वो ये बता रहे हैं। तो चुनाव आयोग का पक्ष भी तो आना चाहिए कि आखिर में वास्तव में क्या हुआ है। जो कांग्रेस कैंडिडेट की तरफ से जो आरोप आए हैं उसमें कितना आधारभूत है, कितना सॉलिड है, कितनी सच्चाई है, ये जो है इलेक्शन कमीशन के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से, किसी अधिकारी से, किसी निर्वाचन अधिकारी से उससे बात की जाए, या काउंटिंग में जो अधिकारी मौजूद हैं उनका भी पक्ष लिया जाना चाहिए। वो मीडिया पर दिखाया जाना चाहिए कि कांग्रेस कैंडिडेट ने जो आरोप लगाए और वॉकआउट किया है उसमें कितना धरातल पर सच्चाई है, ये सामने आना चाहिए। अभी तो कांग्रेस का आरोप है और वो एक तरफा ही है अगर देखा जाए तो हमेशा भी जो है एक न्यायिक प्रक्रिया में या लोकतांत्रिक प्रक्रिया या मीडिया का जो सिस्टम है उसमें ये माना जाता है कि कोई भी खबर एक पक्षी नहीं होनी चाहिए, उसमें दोनों पक्षों का समावेश होना चाहिए कि दोनों पक्ष आने चाहिए कि दूसरा पक्ष क्या कहता है। तो ये जो है इसमें इसकी भी ज़रूरत है कि चुनाव आयोग के जो या रिटर्निंग ऑफिसर या काउंटिंग से जो जुड़े हुए अधिकारी हैं उनसे बात होनी चाहिए कि आखिर में उनकी शिकायत में कितना आधार है, कितनी सच्चाई है, वो सामने लोगों के बीच में पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, उसका एक क्लियरेंस होना चाहिए। वो ठीक है। ये तो एक बड़ी खबर, एक अहम खबर और लगातार जी प्रियदर्शनी जी। जी प्रियदर्शनी, आपकी आवाज, जी आपकी आवाज म्यूट है उधर से, आप प्लीज एक बार चेक कीजिए। जी हाँ। जी आपकी आवाज आ रही है, बताइए। देखिए, अब कांग्रेस एक और समीक्षा बैठक करनी चाहिए और ये समीक्षा बैठक इसलिए करनी चाहिए कि जो हमने जो पुरानी समीक्षाएं बैठक की थी उससे तो कोई नतीजा निकल नहीं है। तो ये नई समीक्षा बैठक में ये करें जहाँ पे हरि प्रसाद जी बैठे और हुडा जी बैठे। भैया ये समीक्षा बैठक इसलिए की जा रही है पुरानी समीक्षा बैठक की का कोई नतीजा नहीं निकल पाए। आप ये बताइए कि पार्टी सिंपल पे नहीं लड़ना चाहते, इनके कैंडिडेट जी सिंपल पे जिससे वो भाग जाते हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी करवाती है और उसके बाद जब ये हारने लगे तो उसके बाद मनोहर कहानियां बताते हैं। तो ये ऐसा नहीं चलता लोकतंत्र में। लोकतंत्र की किताब इसके होता, लोकतंत्र को वास्तविकता में इसको स्वीकार करना चाहिए और आपको जनता का मैंडेट स्वीकार करना चाहिए। और आज मैं लोकतंत्र की बात नहीं कह रहे हैं जिसमें इमरजेंसी लगा दी, क्या तो सारा दिन भूल गए हैं जब इस देश में इमरजेंसी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि इस देश की जनता कभी भी इन लोगों को माफ कर पाएगी। और जहां तक बात करें, अब तो इन्होंने हद पार कर दिए। इनके सर्वश्रेष्ठ नेता राहुल गांधी जी के हरियाणा में आगमन के बाद भी निकल कर चुनाव है, तो आप सोचिए कि इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। उसके बाद बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ कि पूरे टाइम जब विजेंद्र चौधरी जी की यात्रा हो रही, मैं जी प्रियदर्शनी जी, मैं आता हूं आपके पास। मैम हमारे साथ प्रियदर्शनी जी, हम दोबारा से बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री। स्वागत है आपका डॉक्टर अरविंद शर्मा जी खबर अभी तक पर। थैंक यू। राम राम जी। राम डॉक्टर साहब, और नमस्कार। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे अब तक का जो रिजल्ट आया है? 3 नगर पालिकाओं में से सांपला भी एक नगर पालिका है जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और आप ही के क्षेत्र में वो आती है। किस तरह से देखते हैं सांपला की जीत को? देखिए, निकाय चुनाव भी
हम जब जिस बात के लिए हम कोशिश कर रहे थे कि ट्रिपल इंजन की सरकार, जी आप देखें कि जब निकाय चुनाव भी जो केंद्र सरकार जैसे काम करती है, हरियाणा सरकार जैसे काम करती है, हरियाणा सरकार की जो पॉलिसीज हैं, योजनाएं हैं, लोगों के लिए अंत्योदय आखिरी छोर तक, ये लोगों के दिल और दिमाग में बैठता है कि माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में सरकार किस तरह से काम कर रही है और विकास का जो रास्ता है आम जनता को, हरेक को सांपला में, पूरे हरियाणा के निकाय चुनाव में जनता को ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी। लोग आज विकास चाहते हैं, हर तरफ आप देखेंगे 2047 का भारत, विकसित भारत, उसके लिए लोगों का बड़ा भारी योगदान होने जा रहा है और धीरे धीरे करके योगदान बन भी रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये हरियाणा सरकार की जो पॉलिसीज है, नीतियां हैं, हरियाणा सरकार की जिस तरह से काम करने का जो तरीका है, वो निश्चित तौर पर ये जीत हरियाणा सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की और जो है सभी की मिलकर के जीत है। फिर कार्यकर्ता बहुत मेहनत के साथ, 36 बिरादरी का कार्यकर्ता जुटता है जब भी चुनाव, कोई छोटा बड़ा चुनाव नहीं मानता वो, और कार्यकर्ता है। फिर मैं चुनाव में गया तो पीछे मैं सांपला में गया तो लोग कह रहे थे जी आप कैबिनेट मंत्री, पहले मैं कहा सबसे पहले हम कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी की खासियत है सेवा ही संगठन, सबका साथ सबका अच्छा विकास। डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था, सिंबल नहीं दिया था नगर पालिकाओं में। अगर कांग्रेस के सिंबल पर प्रत्याशी होता तो क्या बीजेपी के लिए चुनौती होती? और सांपला नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ भी माना जाता है। हाँ नहीं, कांग्रेस ने डायरेक्टली प्रत्याशी ना उतारा हो, लेकिन 100% कांग्रेस तो नीचे पूरा काम कर रही थी। अच्छा। और कांग्रेस ने कहा था भी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराएगा वो हमारा प्रत्याशी है, तो कांग्रेस ने डिसाइड कर चुकी थी। और ये तो मैं कहता हूँ 100% डायरेक्टली जो है ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गढ़ी, सांपला, कलोई उनका गढ़, डायरेक्टली बिल्कुल मैं कहता हूँ ये उनकी हार है और निश्चित तौर पर नायब सिंह सैनी जी की जीत है। अच्छा डॉक्टर साहब, सोनीपत में भी बीजेपी लगभग जीत चुकी है। राजीव जैन एक बार फिर से वहां मेयर बन रहे हैं और सोनीपत में भी आपका राजनीति रोहतक की हो, सोनीपत की हो, पैसों पूरे हरियाणा के, लेकिन आपका जो यहाँ पर दखल रहता है, राजीव जैन जीत चुके हैं सोनीपत से। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? 1 साल के करीब का टाइम मिला उनको लगभग, तो उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया राजीव जैन जी ने। लोगों बात चाहते हैं, मैंने बताया ना, ओवरऑल लोग विकास चाहते हैं। मतलब आप देखो पारदर्शिता चाहते हैं। जो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो सिस्टम बनाया था पारदर्शिता का, नौकरियों में पारदर्शिता, आप देखेंगे बिन खर्च पर्ची और विकास और सुशासन, ये सारा लोग देखते हैं, बहुत गहराई से लोग देखते हैं। और ये मैं कहता हूँ ये इन्हीं सभी चीजों की ये जीत है। और सोनीपत में भी राजीव जैन जी ने बड़ा अच्छा काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखेंगे एक एक वार्ड में जाकर के वहां पर काम किया। मैं भी वहां पर 5-6 वार्डों में मैं भी वहां पर जाकर के आया, बहुत अच्छे तरीके से लोगों से मिला। तो ये आप देखेंगे लोग सारे का सारा श्रेय जो है, जो हरियाणा सरकार जिस तरह से काम कर रही है, तो सारे का सारा एक सवाल और डॉक्टर अरुण शर्मा जी, लेकिन उकलाना में बीजेपी को एक झटका लगा है, वहां निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है, बीजेपी प्रत्याशी की हार हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? कई बार ऐसा होता है, कई बार जो है इसमें कोई बात नहीं है। और जो सिस्टम जो है कई दफा मामला ऐसा बन जाता है। और जो सिस्टम अब हमारे सांपला में था, एक में देखिए सांपला में भी क्या कहते थे लोग, सांपला में कहते थे कि जिसको भूपेंद्र हुड्डा कहेगा वो जीतेगा सांपला में। लेकिन लोगों ने मेहनत की, लोगों ने दिखाया, लोगों ने, और बहुत अच्छे तरीके से हम दिन रात वहां पर लगे। रामोदर वाल्मीकि जी का इलेक्शन था मेयर का, उसमें क्या हुआ था? तो लोग जो है थोड़ी सी मेहनत करने की भी जरूरत रहती है, लोग समझाने की जरूरत रहती है। एक एक घर में जाकर के समझाया। मुख्यमंत्री जी सांपला में आए, मुख्यमंत्री जी तो बहुत अच्छे तरीके से लोगों में समझ करके लोग बीच में चल जाता है। लेकिन ओवरऑल जो आप देखेंगे रिजल्ट जो है वो टोटली कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। आज पूरा देश भारतीय जनता पार्टी मई है, कमलमयी है। तो लोग जुड़ करके विकास के रास्ते पर चलना चाहते हैं। नौजवान साथी देखेंगे आप किस तरह से नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके चुनाव में हिस्सा लिया।
उनको पता है कि आज हर नौजवान इस बात का इंतजार करता है कि बिन खर्ची बिन पर्ची के जो है उसका भी 100% नंबर आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद शर्मा जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा बीजेपी की जीत को लेकर खुशी का इजहार कर रहे थे और कह रहे थे कि ये सरकार की नीतियों, सरकार के काम के तरीके पर जनता की मोहर है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी के जश्न की तस्वीरें भी दिखा रहे थे। सोनीपत से राजीव जैन जीत चुके हैं। सोनीपत नगर निगम से बीजेपी के प्रत्याशी राजीव जैन की जीत हो चुकी है। तकरीबन 23,000 वोटों से वो जीते हैं और कांग्रेस उम्मीदवार को उन्होंने हराया है। और कृष्ण शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता राजन यादव जी, प्रदर्शनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी कृष्ण शर्मा जी, कृष्ण शर्मा जी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? यादव जी आप क्या कहेंगे? सोनीपत में जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जीत हुई है तो ये एक बड़ा मैसेज है। देखिए वो इनकम्बेंट थे और उनको रिपीट किया गया था जी, प्रत्याशी नहीं बदला गया। ये आमतौर पर ये माना जाता है एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी। जो बोर्ड है, जो मेयर है, उसके प्रति जो है मतदाताओं में एक नाराज़गी पैदा होती है। कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं कामकाज में और कुछ मतदाता ऐसे भी असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एंटी इनकम्बेंसी को क्रॉस करते हुए और उन्होंने जो है चुनाव जीता है तो एक बड़ा मैसेज है। ये है कि वो जो है उनके कामकाज को लोगों ने पसंद किया जी, और लोगों को लगा कि शायद ये ट्रिपल इंजन की सरकार का जो मैसेज है मुख्यमंत्री जी की तरफ से उसका भी कोई अर्थ है। सवाल यही है कि जो रूलिंग पार्टी होती है प्रदेश में वो कई बार लोकल बॉडी चुनाव में बाजी मार ले जाती है, क्योंकि लोगों को एक भरोसा होता है कि प्रदेश सरकार का भी सपोर्ट मिलेगा बोर्ड को, क्योंकि लोकल बॉडी जो है पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो पाती। अगर वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करे और अगर फाइनेंसेस की मदद ना मिले तो फिर उसका काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और उसमें जो है कई तरह की दिक्कतें आती हैं। टैक्सेशन बढ़ता है और लोगों की जो जिम्मेदारियां हैं, फाइनेंशियल बर्डन है, वो बढ़ जाता है पूरी तरह से। फिर वो एक तरह से वो जो होता है ना कि एजुकेशनल हो गया कि सेल्फ फाइनेंसिंग में जाना किसी भी लोकल बॉडी को बड़ा मुश्किल होता है। लोग जो है प्रदेश सरकार की तरफ से देखते हैं जिसके पास बड़ा खजाना होता है, लोग सोचते हैं कि बड़े खजाने से मदद मिलेगी और उससे लोकल बॉडी ठीक से काम करेगी, उससे शहर का विकास ठीक से होगा, शहर का रखरखाव ठीक से होगा, शहर की सुविधाएं जो है ठीक से मिलेंगी और अर्बन सिविलाइजेशन जो है एक तरह से डेवलप होगी और आगे जो है अपना आगे का सफर तय करेगी। तो उसको देखते हुए लोग कई बार जो है पावर पार्टी के कैंडिडेट को भी चुनते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी जब नाराजी होती है तो लोग उखाड़ फेंकते हैं। लोगों का ये भी उदाहरण है, तमाम चुनावी इतिहास जो है वो ये कहता है कि लोगों की अगर नाराजी होती है तो लोग उखाड़ देते हैं। फिर वो ये भी नहीं देखते कि कहाँ कुछ रूलिंग पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट का जो है प्रोटेक्शन है या ये ट्रिपल इंजन है और दूसरा इंजन जो है इस पार्टी का ही बना हुआ है, वो नहीं देखते। लेकिन सवाल यही है कि वो इसका मतलब ये है कि सोनीपत में जो मेयर थे मौजूदा, उन्होंने ठीक काम किया और बीजेपी ने जो है उनको रिपीट करने का फैसला किया, वो फैसला भी सही साबित हुआ और वो चुनाव जीत गए हैं। तो देखते हैं कि अभी जो है मेयर चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती दिखाई दे रही है और कांग्रेस को जो है बहुत कम सफलता मिल रही है। कांग्रेस को बैठ के मंथन करना चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस को मंथन करना चाहिए और जिन जगहों पर सिंबल नहीं था। जी प्रियदर्शनी जी कुछ कह रही थी। प्रियदर्शनी जी, बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार की बात होती है, बार बार जब इस तरह के इलेक्शन होते हैं, नगर निकाय को चुनाव होते हैं, तो ट्रिपल इंजन के हिसाब से क्या वो काम हो पाते हैं? क्योंकि ट्रिपल इंजन तो बहुत हैवी हो जाता है। नहीं, हैवी नहीं हो जाता। देखिए हैवी पावर एवरेज देती है गाड़ी का। तो यहाँ पे भी लागू है कि जब आपका एक समावेशी कोऑर्डिनेशन रहता है तब आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। उसका सबसे बड़ा नतीजा और सबसे बड़ा परिणाम ये दिखाई देता है कि राजीव जैन की 12 सीट हुए हैं। तो उन्होंने नहीं किया होता, लोग उनसे संतुष्ट नहीं होते, तो लोकतंत्र है, यहाँ पे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। तो मैं बताऊं, इससे साफ समझ जाता है कि हमारे प्रदेश के मोहनलाल बडोली जी, आदरणीय मोहनलाल बडोली जी, राइस उन्होंने चुनाव लड़ा था, उसके बाद तो मुझे लगता है कि मजबूती भी दिखाता है हमारे अध्यक्ष जी के राजीव जैन के लिए भी, और मुझे लगता है तमाम कार्यकर्ताओं के उन्होंने जमीनी तौर पे हमेशा लगातार काम किया है। मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि एक बड़ी
तो बात है। अक्सर लोग कहते हैं कि भारतीय टीम की ये जो विपक्ष है उसका जो आरोपी तो इन्होंने शब्द रट रखा है वो, मैं आपको बताऊं पार्टी ही कैसी पार्टी है जो बिना किसी चुनाव के भी अपनी तैयारी करती है। हमारे कार्यकर्ता सदैव 24/7 जमीन पे रहते हैं। पहली बात ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो हमारा माइक्रो मैनेजमेंट, शायद हम ऐसी पार्टी है, तमाम ऐसी पार्टियां अक्रॉस इंडिया बता रही है जो उन्होंने एक दायित्व होता है दिया जाता है, जिसकी दायित्व के चलते आपको 60 से 70 घरों में अपने आप को मतलब लगातार उनसे बातचीत करना, उनसे चाय भी मिली, उनके साथ समन्वय रखना, और ये दायित्व पार्टी की तरफ से दिया जाता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी दायित्व किसी भी पार्टी में रखा गया है। ब्लॉक तो बना देते, ब्लॉक लोगों के लिए मुश्किल है आज के लिए, कांग्रेसियों के। तो आप ये बोलिए आपके पास बूथ में बैठने के लिए लोग नहीं है, आपके जिस तरह मतलब DLI नहीं है, आपका कैसे आप चुनाव कभी भी चुनाव नहीं जीता जाता है। अक्सर सरपंची का या निकाय चुनाव तो एकदम चुनाव होता है। आप यहाँ पे जनता को बना ही नहीं सकते। आप काम किए वो कि आपने कहा अगर मेरे घर का सीवर साफ नहीं है तो मैं अपने तो ये सिंपल बात है। ये तो एकदम कहते हैं ना हमारी भौतिक तो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ चुनाव है। चुनाव सबसे ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है मुझे लगता है। चलिए, और राजन जादव जी, जिस तरह से लगातार हम तस्वीरें में दिखा रहे हैं, कुछ जगहों पर फुल स्क्रीन में दिखाते हैं, कुछ जगहों पर जो विजयी उम्मीदवार हैं, विजयी प्रत्याशी हैं, उनको उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी दिया जा रहा है जीत का। और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर जहां जहां पर भी रिजल्ट आ चुके हैं वहां पर खुशी का इजहार, कहीं निर्दलीय प्रत्याशी, उनके समर्थक, कहीं पार्टियों के प्रत्याशी और उनके समर्थक, और बीजेपी। ये तस्वीरें भी आ चुकी हैं जश्न की, अलग अलग जगहों से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। ये झज्जर की एक तस्वीर है जहां एक सीट पर उपचुनाव हुआ था, वार्ड की सीट पर, और वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी झज्जर में। ये भी अपने आप में एक बहुत ही खास तस्वीर है। और अब तक 4 नगर निकाय का रिजल्ट आ चुका है। 4 नगर निकाय में 3 पर बीजेपी का, अभी बीजेपी ने जीत दर्ज की और 1 पर निर्दलीय, यानी सोनीपत नगर निगम, धारूहेड़ा नगर पालिका और सांपला नगर पालिका जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की है, और उकलाना में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत दर्ज हुई है। और सोनीपत के जो उम्मीदवार थे नगर निगम के राजीव जैन, उन्होंने 23,247 वोटों से जीत दर्ज की। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि 23,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं सोनीपत के उम्मीदवार। और कमल जो दीवान थे उनको मिले थे 54,786 वोट, और सोनीपत के निगम चुनाव में राजीव जैन बीजेपी के उम्मीदवार, उनको मिले हैं 78,033 वोट। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, बड़े अंतर से उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया है और बीजेपी में जीत के बाद जश्न का माहौल है। सोनीपत नगर निगम का रिजल्ट, उपचुनाव भी जीता था राजीव जैन ने, और अब वो 5 साल के लिए चुनाव जीत चुके हैं। सोनीपत नगर निगम का 78,000 से ज्यादा वोट उनको मिले हैं, और 54,000 से ज्यादा वोट कमल दीवान को मिले हैं। और बीजेपी ने, राजीव जैन ने यहां से 23,247 वोटों से जीत दर्ज कर ली है। राजन जादव जी, हम बात कर रहे थे सर, एक और अभी आपने एक चीज देखी होगी कि कुछ जगहों पर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी और उसका काफी असर हरियाणा के अलग अलग शहरों में देखने को मिला। सोनीपत में भी था, और सोनीपत में काफी वो प्रदर्शन नजर आया, लेकिन ऐसा लगता है कि उस प्रदर्शन का, क्योंकि नगर निगम से जुड़ा होता है सीधा सफाई व्यवस्था का मामला, उस प्रदर्शन का भी यहाँ शायद कोई असर नजर नहीं आया वोटर पर। आप देखिए, वो कर्मचारी वर्ग की मांग थी। अब आम मतदाता वो जरूरी नहीं कि वो किसी तरह से जो है कर्मचारी वर्ग की मांगों से इस तरह से जुड़ जाए अच्छा। कि वो जो है पार्टी को जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ मतदान कर दे,
जो वो पावर पार्टी के प्रत्याशी थे राजीव जैन जी, तो उनके खिलाफ ही चला जाए मतदाता वर्ग। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि लोग ये देखते हैं कि ठीक है कि कर्मचारी वर्ग की मांगे, वो अपनी सुविधाएं, वेतन भत्ते और तमाम तरह की मांगे जो है वो सरकार के समक्ष या प्रशासन या निगम प्रशासन के समक्ष रखते हैं। तो वो जरूरी नहीं कि उसका इतना प्रभाव, इतना व्यापक प्रभाव हो जाए कि लोग जो है वो जो पार्टी कैंडिडेट को चुनाव हरा दें। ऐसा संभव नहीं है कि मांगों का कुछ असर तो होता है, अगर मान लो बहुत समस्या गहरा जाए तो बहुत इतना व्यापक नहीं था। कर्मचारी वर्ग की मांगे, कर्मचारी आंदोलन चलते रहते, समय समय पर जो है स्टेट लेवल के स्टेट कर्मचारी भी आंदोलन करते हैं कई बार अपनी मांगों को लेकर, तमाम तरह के जो है प्रमोशन पॉलिसी, तमाम वेतन भत्ते, इनको लेकर भी, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा इस तरह का प्रभाव पड़ जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। और सरकारें भी फिर बातचीत करती हैं, नेगोशिएट कर लेती हैं और उन मांगों को फिर किसी तरह से उनको पूरा किया जाता है। तो वो मुझे लगता है कि उसको एक मुद्दे के रूप में देखा गया है, लेकिन उसको इतना व्यापक रूप में नहीं देखा गया कि उससे जो है पूरे शहर की व्यवस्था ही गड़बड़ा रही है, आगे सिस्टम में टूट जाएगा, सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाएगा, इस रूप में नहीं देखा गया। वो ठीक है कि कर्मचारी वर्ग की मांगें होती हैं, वो अपने आंदोलन भी करते हैं, कई बार स्ट्राइक कर देते हैं, सफाई कार्य भी बंद कर देते हैं, ऐसा कई बार देखने को मिलता है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी नहीं है। और ये टेम्परेरी फेज है, बातचीत होगी और अब नया जो है बोर्ड बनने जा रहा है, वो अपने तरीके से बातचीत करेगा, उनका निपटारा कर देगा। तो लोग भी समझते हैं कि वो कर्मचारी वर्ग किस तरह से अपनी मांगों को लेकर जो है आंदोलन की राह पर चला जाता है, तो लोग महसूस करते हैं इस चीज़ को। वो ये नहीं मानते कि इससे पूरा सिस्टम ही टूटने वाला है या पूरा जो है इस तरह का फॉल्ट हो गया है कि सारा सिस्टम काम नहीं करेगा या उनको बड़ा कोई खामियाजा उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। लोग देखते हैं समय समय के हिसाब से आंदोलन वर्ग, कर्मचारी वर्ग आंदोलन कर देता है और मांगें चलती रहती है, तो ये है। बिल्कुल, और हम लगातार बात करते रहेंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर, धारूहेड़ा नगर पालिका के 18 वार्ड्स का नतीजा आ चुका है। धारूहेड़ा के वार्ड्स के जो नतीजे हैं उससे आपको रूबरू कराते हैं। वार्ड नंबर 1 से निर्दलीय उम्मीदवार कविता बुधवार की जीत हुई है। वार्ड नंबर 2 से धारूहेड़ा के निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र कुमार जीते हैं। वार्ड नंबर 3 से निर्दलीय उम्मीदवार त्रिलोक धालीवाल जीते हैं। वार्ड नंबर 4 से निर्दलीय उम्मीदवार निहाल सिंह। वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल की जीत हुई है धारूहेड़ा से। और वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय उम्मीदवार कृष्णा देवी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय उम्मीदवार मोनिका की जीत हुई है। वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय उम्मीदवार अमन राव की जीत हुई है। धारूहेड़ा वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय उम्मीदवार रंजन यादव की जीत हुई है। धारूहेड़ा वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय उम्मीदवार अमित यादव की जीत हुई है। 9 से निर्दलीय उम्मीदवार रंजन यादव जीते हैं। वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय उम्मीदवार अमित यादव जीते हैं धारूहेड़ा नगर पालिका से। वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय प्रत्याशी रीना रानी की जीत हुई है। धारूहेड़ा वार्ड नंबर 12 से धर्मवीर सिंह चुनाव जीते हैं निर्दलीय उम्मीदवार। और वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय उम्मीदवार प्रिया कुमारी की जीत हुई है। वार्ड नंबर 14 धारूहेड़ा से निर्दलीय प्रत्याशी अनिल कुमार की जीत हुई है। वार्ड नंबर 15 धारूहेड़ा से निर्दलीय उम्मीदवार किरण जीती हैं। वार्ड नंबर 16 धारूहेड़ा से मनीषा सैनी ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 17 धारूहेड़ा से मनशा सैनी ने जीत दर्ज की है। और वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय उम्मीदवार सुमित्रा देवी ने जीत दर्ज की है। ये धारूहेड़ा के सभी 18 जो नगर पालिका के वार्ड थे उनका रिजल्ट आपके सामने। और अब आपको हिसार उकलाना नगर पालिका के चुनाव नतीजों के बारे में बताते हैं। वार्ड्स का भी और नगर पालिका भी, सभी वार्ड्स में निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली है। वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी अभिषेक उर्फ तुर्की जीते हैं उकलाना विधानसभा से। वार्ड नंबर 2 से निर्दलीय प्रत्याशी उकलाना से दयावंती जीती हैं। वार्ड नंबर 3 उकलाना से निर्दलीय प्रत्याशी सुमन की जीत हुई है। वार्ड नंबर 2 से दयावंती की जीत। वार्ड नंबर 3 उकलाना से सुमन गोयल की जीत हुई है। वार्ड नंबर 4 उकलाना से प्रत्याशी सीमा गोयल जीते हैं निर्दलीय। वार्ड नंबर 5 से उकलाना से निर्दलीय प्रत्याशी सुमित भयाना जीते हैं। वार्ड नंबर 6 उकलाना से प्रत्याशी जतिन 140 वोटों से जीते हैं उकलाना से। वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय उम्मीदवार अभय राम सर्वसम्मति से चुने गए। वार्ड नंबर 8 से निर्दलीय उम्मीदवार हरीश कुमार 31 वोट से जीते हैं। वार्ड नंबर 9 से निर्दलीय प्रत्याशी परवीन गर्ग ने चुनाव जीता है। वार्ड नंबर 10 से निर्दलीय प्रत्याशी परवीन गर्ग। वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय प्रत्याशी लवली सिंह ने चुनाव जीता है। और वार्ड नंबर 13 से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार ने 38 वोट से जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 14 से निर्दलीय प्रत्याशी 73 वोट से जीती हैं सविता।
उकलाना से। वार्ड नंबर 15 उकलाना से निर्दलीय प्रत्याशी सुनीता देवी ने चुनाव जीता है 23 वोट। वार्ड नंबर 16 से निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार 58 वोट से चुनाव जीते हैं। और एक आखिरी प्रतिक्रिया, हम लगातार चर्चाओं में बने रहेंगे। जादौन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन जादौन जी, इस चुनाव का राजनीति में कुछ संदेश, क्योंकि देखिए जब भी कोई करीब चुनाव होता है, मान लीजिए विधानसभा का चुनाव होता है तो उसको सेमीफाइनल कह दिया जाता है। जब इस तरह से नगर निकाय के चुनाव होते हैं, नगर निगमों के चुनाव होते हैं, अभी आप देखेंगे पंजाब में भी अगले महीने चुनाव होने हैं नगर निगम के, और कई सारे नगर निगम हैं, कई सारे नगर पालिकाएँ वहाँ पर हैं, और चुनाव पंजाब में होने वाला है विधानसभा का, फिर उसके बाद अगले साल। तो किस तरह से देखा जाए हरियाणा की राजनीति में इस चुनाव का कोई संदेश जाएगा जीत हार का? निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए जा रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई राजनीतिक विकल्प लोगों को नहीं दिखाई दे रहा। ये तमाम दावे तो वो करते हैं कि हमारा है, ये है। अब एक रास्ता खोज लिया उन्होंने कि चलिए चुनाव में वोट चोरी हो गई, गड़बड़ी हो गई, ये हो गई। ये तो एक आईवास है, बहाना है। आप बहाना मत ढूंढिए, आप काम कीजिए। देखिए कई बार जो है चुनाव लड़ने वाली पार्टियां ये भी देखती हैं, ये भी कैलकुलेट करती हैं हम कौन कौन से बूथ पर हारे, कौन कौन से बूथ पर जीते। अगर आप इस माइक्रो लेवल पर नहीं जाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी और लोगों से आपकी आउटरीच नहीं हो पाएगी, आपका जुड़ाव नहीं हो पाएगा। आपको इस लेवल पर जाना होगा कि हम किस बूथ पर कितने वोट से जीते, कितने वोट से हारे, और हमें वो अगर जीते हैं तो मार्जिन बढ़ाना है जीत का, और अगर हम हारे हैं तो हमें जीतना है। लेकिन कांग्रेस में कुछ मुझे लगता है कि बहुत जो है सुस्ती छा गई है, वो काम ही नहीं करते। और दूसरे दलों में भी जो है वो दावे तो करते हैं, वो सोचते हैं कि हमें जो है एक बयानबाजी जो हम करते रहें उसी से हमारा काम हो जाए और हम जो है अपर हैंड ले लें या हम बढ़त ले लें। मुझे लगता है कि ये संभव नहीं है, लोगों के बीच में काम करना पड़ेगा। लोग बहुत जागरूक भी हो चुके हैं, बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, अब आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। आप जो है पहले जो होता था कि वादे कर लिए जाते, देखिए कि लोग किस तरह से जो है लाइन पर आ चुके हैं। अब जो है पहले ये होता था कि आपने घोषणा पत्र जारी कर दिया, आपने 5 साल उस पर काम किया नहीं किया, और आप आगे बढ़ा देते थे उसको कि हाँ इस बार हम सत्ता में आएंगे तब काम करेंगे। अब ये तमाम सरकारों को ये बताना पड़ रहा है कि हमने ये संकल्प पत्र जारी किया था, हमने ये वादे किए थे, और अभी जो हमारा 1-1.5 साल का कार्यकाल निकला है उसमें हमने इतने में से इतने काम पूरे कर दिए और आगे पर काम जारी है। लगातार हरियाणा में मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और जगह भी कहना पड़ता है। तो ये जागरूकता का प्रमाण है। एक बार जो है वरिष्ठ पत्रकार है वेद प्रताप वैदिक या प्रेम प्रकाश धूमल को सुना, उन्होंने कहा जी राजनीति में विश्वसनीयता का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि लोग भरोसा नहीं करते और लोग जो है झांसे दे रहे थे, लोग बहाने बनाते थे, झूठे वादे कर लेते थे, आगे पूरे नहीं होते थे। तो ऐसा तमाम तरह, लेकिन ये ट्रेंड अब टूटेगा और टूट रहा है धीरे धीरे। लोग जो है बहुत जागरूक हो गए। अगर आप झूठे वादे करेंगे, वादे पूरे नहीं करेंगे तो आगे आपका मैदान साफ है। तो ये है कि काम करना होगा। अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो अपनी कमजोरी महसूस करनी चाहिए कि हमारे अंदर कोई कमी रही कि जिसकी वजह से लोगों ने हमें नहीं चुना। अभी देखिए कि हरियाणा में क्या हो रहा है, इस लोकल बॉडी चुनाव को आप इस तरह से खारिज नहीं कर सकते। बात यह है कि जब लोग बूथ लेवल तक जाके कैलकुलेशन करते हैं कि वो जो है, देखिए एग्जिट पोल होता है तो वहाँ लोग जो है एग्जिट पोल वाले बूथ के सामने ही खड़े होते हैं जी, और जैसे ही मतदान करके जो आता है मतदाता उससे बात करते हैं कि आपने किसको वोट दिया, उसके आधार पर एग्जिट पोल आता है। तो जब एग्जिट पोल आ रहा है, सारी चुनाव प्रक्रिया बूथ से तय हो रही है, तो आप बूथ को कैसे छोड़ सकते हैं? आप देखिए कि बूथ पर हम कितने वोट से जीते, कितने वोट से हारे, और वो जो है आप उस पर हार जीत के लोगों से जुड़ाव बढ़ाइए। एक बूथ का छोटा सा एरिया होता है, 4 आपके कार्यकर्ता हैं, उनको सक्रिय कीजिए कि भाई वो क्या कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़े मंथन की जरूरत है। वो चला है, कह देंगे ये तो भाईचारे का चुनाव था, ये था, नगर पालिकाओं के लिए कह देंगे हमने तो सिंबल पर नहीं लड़ा, ये नहीं लड़ा, तमाम तरह के बहाने आ जाएंगे, लेकिन इससे काम नहीं चलता। इससे आपकी नींव कमजोर रह जाती है और आगे जो है आप बड़े चुनाव में सफलता हासिल नहीं कर पाते। तो कांग्रेस को ये देखने की जरूरत है। बाकी के दल जो चाह रहे हैं कि कांग्रेस का विकल्प खड़े हो जाए, तो उनको भी मंथन करना चाहिए कि वो शहरी क्षेत्र में उनकी सक्रियता क्या है। आंदोलन एक बहुत बड़ी जननी है। कम्युनिस्ट कहते थे कि जब पीड़ा होती है तो क्रांति जन्म लेती है। लोगों की पीड़ाओं पर आप हाथ रखते नहीं हो तो लोग आपको कैसे, आपके भरोसे, वो आपके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपेंगे। वो लोगों को लगता है कि ये जो है सक्रिय नहीं है, इतनी इनकी ईमानदारी नहीं है। सक्रियता और ईमानदारी 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति में। अगर आपकी सक्रियता ठीक है और आप ईमानदार हैं
तो लोग आपको चुनेंगे, कभी ना कभी आपको मौका दे देंगे। हो सकता है कि कभी एक पार्टी पर विशेष पर भरोसा करते रहे। लोगों ने कांग्रेस पर 55 साल भरोसा किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में पावर में आई तब उसके पास कोई शासन उसके हाथ में नहीं था, तब कोई चुनाव आयोग का मैनेजमेंट भी नहीं था, और वो चुनाव जीती और लड्डू पहले ही बनने लग गए थे। तो आखिर में वो भरोसा कैसे पैदा हुआ? उनको पता था कि लोग परेशान हैं, और 55 साल के शासन में तमाम तरह की इतनी समस्याएं खड़ी हो गई कि आपने कई समस्याओं पर ठीक से काम नहीं किया। लोग नाराज थे, लोगों ने जो है वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया और उनको बम्पर जीत मिली, और फिर आगे जाके उन्होंने जिस तरह से भी अपना सेट किया हो वो एक अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि वो आपको जो है लगातार संघर्ष से काम करना है, काम करते रहना है, और काम करने पर भी आपको सफलता हासिल होगी। तो अभी कांग्रेस को तुरंत जो है मुझे लगता है कि अभी बैठक बुला के विचार करना चाहिए कि आखिर में, और एक एक बूथ पर विचार करना चाहिए कि वहाँ क्या कमी थी, क्या उनकी मेंबरशिप कम थी, उनके कार्यकर्ता सक्रिय नहीं थे, और क्या थे, क्या वादे ठीक नहीं हुए, क्या उनके वादों में कमी रही। एक बार जो है 19 का चुनाव हो रहा था तो हमने जो है उनसे पूछा कांग्रेस के कि भाई ये आपका जो है घोषणा पत्र कब तक पूरा हो जाएगा, तो वो तो नाराज हो गए, वो इसका जवाब देने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज वो सिस्टम आ चुका है कि जो पार्टी पावर में है वो सफाई दे रही है कि हमने इतने चुनावी वादे पूरे कर दिए और इतने इन पर काम चल रहा है और इतना हम 5 साल में पूरा कर देंगे। तो ये रीति नीति राजनीतिक दलों को बदलना पड़ेगी। सर हम बहुत बहुत शुक्रिया। और